हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। दोस्तों सोचिए, अगर कोई देश ये मान ले कि उसकी सबसे बड़ी दोस्ती ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है और वही दोस्त अचानक दूरी बनाने लगे तो क्या होगा। यही कहानी है आज के ब्रिटेन की। और यही कहानी हर उस देश के लिए भी चेतावनी मानी जाती है जो ये मान बैठा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोस्ती हमेशा काम आएगी। ब्रिटेन ने सालों तक ये दिखाने की कोशिश की है कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वॉशिंगटन से नजदीकी का मतलब स्टेबल इकोनॉमी, स्मूथ ट्रेड और सिक्योर फ्यूचर है। लेकिन अब हालात ये बता रहे हैं कि ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में भरोसा नहीं बल्कि इंटरेस्ट चलता है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच जिस इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बहुत बड़े सपनों की तरह देखा गया था, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क जिसमें अमेरिकी टेक कंपनियों के अरबों डॉलर के निवेश की बात की गई थी, अब प्रैक्टिकली पॉज हो चुका है। हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ किए गए एक महत्वपूर्ण तकनीकी समझौते पर काम को अस्थायी रूप से रोक दिया है और इसमें करीब 40 बिलियन यानी कि लगभग 3,300 अरब से भी ज्यादा की साझेदारियां शामिल हैं, जिसे टेक प्रॉस्पेरिटी डील कहा जाता था। यह डील इस साल सितंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति के ब्रिटेन दौरे के दौरान घोषित की गई और इसका मकसद था दोनों देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और नागरिक परमाणु ऊर्जा जैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करना। पर अब जो हुआ, यह कोई अचानक लिया हुआ फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे महीनों से चल रही ट्रेड टॉक की नाकामी, बार बार अटकते फैसले और कई सेंसिटिव मुद्दों पर मतभेद थे। और अब यहाँ पर रुककर एक सवाल पूछने की जरूरत है, क्या यह सिर्फ ब्रिटेन की कहानी है या फिर हर उस देश के लिए एक वार्निंग है जो किसी सुपर पावर पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है। असल में जो यूएस यूके ट्रेड डील बताया गया वह सुनने में जितना बड़ा था, असल में उतना मजबूत कभी था ही नहीं। आमतौर पर ट्रेड डील सैकड़ों पन्नों के होते हैं, कानूनन बाइंडिंग होते हैं और लंबे समय तक देश को स्टेबिलिटी देते हैं। लेकिन यहाँ जो समझौता हुआ वो कुछ पन्नों का था और ज्यादातर इंटेंशन पर आधारित था, गारंटीज पर नहीं। यानी दिखावा ज्यादा, मजबूती कम। दोस्तों सबसे ज्यादा चर्चा टैरिफ को लेकर हुई, क्योंकि वही वो चीज थी जो सीधे फैक्ट्रीज, जॉब और एक्सपोर्ट को प्रभावित करती है। वैसे तो ब्रिटेन पहले से ही अमेरिका के साथ लो टैरिफ कंट्री था, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका ब्रिटेन से जितना खरीदता है उससे भी ज्यादा बेचता है। इसके बावजूद ऑटोमोबाइल, स्टील और एल्युमिनियम जैसे सेक्टर पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए गए। यह ब्रिटेन के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि कार्स उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है और लाखों लोगों की रोजी रोटी इसी से जुड़ी है। डील के तहत अमेरिका ने लिमिटेड संख्या में ब्रिटिश कार पर एक्स्ट्रा टैरिफ हटाने की बात भी मानी और मेटल पर भी बातचीत जारी रखने का वादा किया। इसके बदले में ब्रिटेन ने कुछ अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और इथेनॉल जैसे फ्यूल पर टैरिफ कम करने की सहमति दी। देखने में यह एक बराबरी का सौदा लगता है, लेकिन असली समस्या यह है कि यह छूट टेम्पररी थी, परमानेंट नहीं, और किसी भी वक्त बदली जा सकती थी। यहीं से बिजनेस अनसर्टेनिटी की शुरुआत होती है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऐसे हालात में नहीं करती है। इसके बाद सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा आया नॉन टैरिफ बैरियर को लेकर, यानी कि रूल्स और स्टैंडर्ड्स को। यहाँ बात फूड सेफ्टी, एग्रीकल्चर नॉर्म्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की थी। ब्रिटेन के अंदर यह डर पैदा हुआ कि कहीं दबाव डालकर स्टैंडर्ड को कमजोर न कर दिया जाए। सरकार ने कहा कि नेशनल स्टैंडर्ड से कोई भी समझौता नहीं होगा। ब्रिटेन के अंदर फूड सेफ्टी को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाए गए हैं। ब्रिटेन ये नहीं चाहता है कि अमेरिका से आने वाले कोई भी फूड प्रोडक्ट अपने क्वालिटी में कमजोर हों। इसीलिए ब्रिटेन अमेरिका से आने वाले फूड प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर काफी स्ट्रिक्ट हो गया और नतीजा ये हुआ कि समय निकलता गया, प्रोग्रेस नहीं हुई और धीरे धीरे अमेरिका की तरफ से फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया। इसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा माना जा रहा है कि टेक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को रोक दिया गया है। यह जरूर सच है कि इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनियों की तरफ से आने थे, सरकार सीधे कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन पॉलिटिकल सिग्नल बिल्कुल साफ था, भरोसा कमजोर पड़ रहा है। और इसी बीच स्टील और एल्युमिनियम पर स्पेशल टैरिफ रिलीफ की बातचीत भी क्वाइटली खत्म हो गई, यानी बिना किसी बड़ी अनाउंसमेंट के। दोस्तों अगर हम यूएस और यूके के पूरे डील के स्ट्रक्चर को देखें तो असल में ब्रिटेन को जो कॉन्क्रीट फायदा मिला
वह सिर्फ लिमिटेड कार एक्सपोर्ट पर टैरिफ रिलीफ था, जो इतने बड़े इकोनॉमिक रिलेशनशिप के मुकाबले बहुत छोटा था। इकोनॉमी की नजरिए से देखा जाए तो इसका असर ब्रिटेन की जीडीपी पर बहुत बड़ा नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टी ट्रिलियन इकोनॉमी में ऐसे नंबर्स लंबे समय में डाइल्यूट हो जाते हैं। असली ताकत किसी भी देश की इकोनॉमी में एनर्जी प्राइसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड वर्कफोर्स, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी से आती है, ना कि सिर्फ बड़े बड़े अनाउंसमेंट से। लेकिन वहीं राजनीतिक नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, ब्रिटेन में ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर पद से जाने के बाद ब्रिटेन की लीडरशिप की सबसे बड़ी सेलिंग पॉइंट यही थी कि वह अमेरिका के साथ रिश्ते संभाल सकते थे, तनाव कम कर सकते थे और फायदा निकाल सकते थे। पर अब वही नैरेटिव कमजोर पड़ रहा है। ऊपर से मीडिया डिस्प्यूट, लीगल बैटल्स और फॉरेन पॉलिसी मतभेद इस भावना को और मजबूत कर रहे हैं कि ये रिश्ता अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कम और शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन ज्यादा बनता जा रहा है। अब यहाँ भारत के लिए एक जरूरी लेसन छुपा है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में पर्सनल केमिस्ट्री, नेताओं की दोस्ती और डिप्लोमेटिक वार्मथ अच्छी चीजें हैं, पर उस पर पूरी नेशनल स्ट्रैटेजीज को टिकाना बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि गवर्नमेंट बदलती है, प्रायोरिटीज बदलती हैं और नेशनल इंटरेस्ट हमेशा पहले आता है। इतिहास बताता है कि जो देश किसी भी एक पावर पर जरूरत से ज्यादा डिपेंड करते हैं, वही सबसे बड़ा झटका खाते हैं। लंबे समय में वही देश टिकते हैं जो अपनी इकोनॉमी को अंदर से मजबूत करते हैं, अपने रूल खुद तय करते हैं, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों के साथ बैलेंस रिलेशनशिप बनाते हैं। दोस्तों, ये कहानी किसी एक ट्रेड डील की फेल होने की नहीं है, बल्कि ये रिमाइंडर है कि किसी भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में रियलिज्म सबसे बड़ी ताकत है। मजबूत पार्टनरशिप वही होती है जो दिखावे पर नहीं चलती, बल्कि लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट, ट्रांसपेरेंसी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर टिकी होती है। और यही सोच आने वाले समय में किसी भी देश को सच में पावरफुल बनाती है।